Good morning, students. Let's start history second chapter, Kings and Kingdoms. The emergence of new dynasty. नए राजवंशों का उदय. By the 7th century, there were big landlords or warriors, chiefs in different regions of the subcontinent. 7th century तक जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिनको सामंत कहते हैं और बड़े जो युद्ध यो में जाने वाले जो बड़े योद्धा थे वो वाला टाइम था ये सब कॉन्टिनेंट उन्हीं का पूरा राज्य क्षेत्र में व्याप्त था वहाँ तक. द राष्ट्रकूट सबसे पहला आता है हमारा इसमें जो 7th सेंचुरी के अंदर जो सबसे पहली डायनेस्टी आती है वो है राष्ट्रकूट. द राष्ट्रकूट इन द डेक्कन वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटक. जो डेक्कन में दक्षिण के अंदर इनका प्रांत था राष्ट्रकूट का. ड्यूरिंग द मिड 8th सेंचुरी राष्ट्रकूट चीफ कॉल्ड दंती दुर्गा ओवर थ्रू हिज चालुक्यास ओवरलोड. और जो 8वीं शताब्दी के मध्य के अंदर जो राष्ट्रकूट का जो चीफ था, जो उनका मुख्य जो शासक था जब दंती दुर्गा, उसने जो चालुक्य थे उस वक्त वहाँ पर डेक्कन में उनका शासन उखाड़ फेंका. गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र एंड कदम्ब मौर्य शर्मन वर ब्राह्मण सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किंगडम्स इन कर्नाटक एंड राजस्थान. राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहार ये इनका राज्य था. Administration in the kingdoms. Many of these new kingdoms often shared power with their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmans. और many of these इन्हीं राजाओं के बीच में कुछ सामंत जो वर्ग है उनका और जो बड़े ब्राह्मण वर्ग थे वो शासन संभालते थे. कहने मतलब है छोटा मोटा व्यापार जो संभालने का काम था वो इन्हीं के दायरे में आता था. रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेंट वॉज कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, कैटल कीपर्स एंड आर्टिजन एंड ट्रेडर्स. और जो ये सामंत वर्ग था और जो बड़े ब्राह्मण जो वर्ग था और जो व्यापारी वर्ग था वो क्या काम किया करता था, जो रेवेन्यू होते हैं ना, जो टैक्स वगैरह होते हैं, भूमि कर जिसको बोलते हैं, वो कलेक्ट करने का काम करता था किसानों से. और जो कैटल कीपर जो जानवर रखने वाले जो होते हैं उन लोगों से टैक्स वसूलने का काम किया करता था. आर्टिजन होते हैं कलाकार, जो मूर्तिकार शिल्पकार जो आते हैं वो. ट्रेडर से छोटे व्यापारी, बिजनेसमैन होते हैं बड़े व्यापारी. प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्ति से डेपिक्टेड द इमेज. प्रशस्ति वो चीज़ होती है जिस पर राजा का चित्र वगैरह जो है वो अंकित हुआ करता था और उसके जो काम होते थे, जैसे इस राजा ने उस टाइम पे ये काम करवाया था वैसा यूँ जिसको आप कॉइन्स मान सकते हैं. प्रशस्ति पत्र एक सर्टिफिकेट जैसी चीज़ मान सकते हैं आप. दीज वर कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण्स हु वर रिवॉर्डेड बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड. और जो ब्राह्मण जो वर्ग हुआ करते थे वो बड़ी स्तुति गाया करते थे कि जो ये राजा है ये उस काल में हुआ था और उसके ये काम थे. वो सारा जो लिखने करने का काम होता है प्रशस्ति पत्र. पहले पेपर का तो यूजेस शुरू नहीं हुआ था, तो जो प्रशस्ति पत्र वगैरह ब्रॉन्ज वगैरह होते हैं ना, जैसे तांबा है, कांसा है, इन पे पीतल पे, इन पे प्रशस्ति, इन्हीं पे राजा की जैसे जो भी उनका बखान होता था, राजा का जो वर्णन होता था उसके अच्छे कार्यों का जो भी है वो सब उस पर अंकित होता था. ये सब काम करने का काम ब्राह्मण वर्ग किया करते थे. वॉरफेयर फॉर वेल्थ. अब जो ज़्यादातर वहाँ जो उस टाइम के जो रूलर्स थे उनका जितना भी ज़्यादा धन होता था किस पे खर्च होता था, ज़्यादातर युद्ध के ऊपर. त्रिपेटी स्ट्रगल. अब ये बताते हैं कि जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो क्या था. कन्नौज अ सिटी इन गंगा वैली वॉज एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ द टाइम. कन्नौज यूपी के अंदर, वहाँ पर जो गंगा घाटी के अंदर एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण शहर था. 4 centuries रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज कॉल्ड एज त्रिपक्षी स्ट्रगल. इस जो गंगा वैली का जो ये कन्नौज सिटी था इसके लिए कई राजाओं के बीच में, कई राजवंशों के बीच में युद्ध हुआ जिनमें गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल राजवंश थे. सुल्तान महमूद ऑफ गजनी. सुल्तान महमूद गजनी कौन था? वो एक अफगानिस्तान का था जो 997 से 130 के अंदर अफगानिस्तान से आया था. रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर. वो हर साल आक्रमण करता था यहाँ आके, अफगानिस्तान से आता था. एंड टारगेटेड वेल्थ टेम्पल्स इंक्लूडिंग सामंता इन गुजरात.
और वो मतलब आता था और यहाँ उसको लूट के चला जाता था। और उसने जो गुजरात का जो सोमनाथ का मंदिर है उसको लूटा। और इतनी मतलब गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, शिव जी का जो मंदिर है, उसमें इतनी वेल्थ थी, इतनी धन दौलत थी, उसको लूट के गया। वो हर साल आता था। उसका पर्पस ही इंडिया आने का, इन जो आक्रमण करने का उसका मकसद था क्या, यहाँ की धन दौलत को लूट के ले जाना। इसलिए इसको गोल्डन बर्ड कहा करते थे, सोने की चिड़िया इंडिया को। चाहमांस और द चौहान्स, जो ये चाहमान वर्ड है, ये चौहान सा एक चौहान जो वर्ड है, इसका एक इम्प्योर वर्ड है। द चाहमांस और द चौहान्स हु रूल्ड अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जो चौहान्स थे इनका राज्य दिल्ली और अजमेर की तरफ था। इन्होंने और अपना कोशिश की अपने राज्य को और बढ़ाने की। देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट, कि आगे पूर्व में और पश्चिम तक उनका राज्य फैल जाए, किसका, चौहान्स का। दे वर अपोज बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वो बिल्कुल अपोजिट थे, किसके, जो गुजरात के चालुक्य और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के यूपी के गढ़वाल, जो गढ़वाल होते हैं, इसको हिंदी में गढ़वाल मिलेगा कहीं कहीं आपको, गढ़वाल बिल्कुल डिफरेंट थे ये। द चोलास वर सबॉर्डिनेट्स ऑफ द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। चोलास का जो राज्य था वो कहाँ पर था, कांचीपुरम में था। विजयालय ऑफ द चोला फैमिली फ्रॉम उरियार कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा फ्रॉम मुत्रयार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी के अंदर जो विजयालय नाम का जो चोला जो फैमिली का फाउंडर कहा जाता है, किसको, विजयालय किंग को। और इसने 9th सेंचुरी आते तक वो जो कावेरी डेल्टा का एरिया था वहाँ तक एक्सपेंडेड कर लिया, कई आसपास के एरिया को कैप्चर्ड करके कब्जे में लेके अपना राज्य आगे तक और बढ़ा लिया। द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स, और जो इसके वंशज थे, किसके, विजयालय चोला जो डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडर विजयालय था, उसके जो सक्सेसर थे, उसके जो संतानें थी, उन्होंने अपने आसपास के जो पड़ोसी राज्य था उनको भी जीता। एज कौन कौन से राज्य थे जिनको उन्होंने जीता, पांड्या एंड पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ। और साउथ और नॉर्थ के अंदर जो पांड्य और पल्लव थे उनकी जो राज्य था उन पर भी कब्जा कर लिया। स्प्लेंडेड टेम्पल एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, इस टाइम के जो हमारे जो इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स बने वो आज भी आप वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजूवर एंड गंगाकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र आर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर मार्वल्स। उस टाइम के बने हुए मंदिर हैं जो आज भी बहुत फेमस हैं। मंदिर के नाम है ये तंजूवर का गंगाकोंडा चोलापुरम जो मंदिर है, जो राजा और राजेंद्र ने बनवाया था। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर मार्वल्स, मतलब मूर्ति कला, शिल्प कला, वास्तुकला का सबसे बहुत जिसको यूनिक एग्जाम्पल कहते हैं ना, वो है ये। एग्रीकल्चर इरिगेशन, उस टाइम की कृषि बता रहे हैं किस टाइप की थी। द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो कावेरी नदी की जो छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई थी जो बंगाल की खाड़ी में जाती थी, आगे मिल जाती थी। वाटर फ्रॉम दीज चैनल्स, इन नदियों से जो छोटी छोटी नदियाँ निकल रही थी उनसे नहरें प्रोवाइडेड की गई थी। बताइए, सोचिए उस टाइम के जो किंग थे वो भी कितने मतलब एडवांस थे। नहरों से नदियों से नहरें निकाल रखी थी ताकि जो उससे कृषि कार्य बहुत अच्छी हो सके। और जो राइस की जो खेती थी वो बहुत बेस्ट वे में हुआ करती थी। फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड एंड लैंड वॉज लेवल्ड एग्रीकल्चर इन मेरी एरियाज। जंगल कई जगह साफ कर दिए गए थे और कई जगह जंगल वाली जगह को साफ करके कृषि योग्य ज़मीन बना दी गई थी। वेल्स वर डग एंड टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स बनाए गए थे, कई गड्ढे खोदे गए थे। देखिए कितना एडवांस थे उनकी थिंकिंग, देखिए आप। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, वो उस वहाँ के जो साम्राज्य था चालुक्य का एंड चोलास का, ये उनका प्रशासन किस तरह का था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स कॉल्ड उर बिकेम प्रॉस्पर विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। जो सेटलमेंट जो किसानों के मामलों का जो व्यवस्था किया करते थे वो उर कहलाते थे। वो बहुत ही प्रॉस्पर्स थे, वो बहुत ही वेल टू डू थे विद द स्प्रेड ऑफ, क्योंकि उनकी खेती अच्छी हुआ करती थी। रिच लैंड ओनर हैंडल इन इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंटर। और जो बड़े रिच जो रईस अमीर जो जिसको ज़मींदार बोलते हैं, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के अंडर काम किया करते थे। और जो भी छोटे मोटे मामले हुआ करते थे उनको सुलझाने का काम किया करते थे। ग्रांट्स ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स वर लुक्ड आफ्टर बाय असेंबली, और सभा, जो ब्राह्मण वर्ग था वो सभा वगैरह जो असेंबली हुआ करती उनको देखने का काम किया करता था। ओके, फिनिश द चैप्टर।